हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करेंगे आपका डिस्कशन। ये आपका मेनली जून 2024 में जो एग्जाम होना था वो कंडक्ट हुआ था जुलाई 2024 में। उस एग्जाम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आईडी है 704033। क्वेश्चन में क्या गिवन है? f इज एंटायर फंक्शन। तो इंफॉर्मेशन f इज एंटायर फंक्शन। देन फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड। तो मैं f ऑफ z को अज्यूम कर लेता हूं u प्लस आइटा v। तो हमें क्या दिया हुआ है? u एंड v बाउंडेड। तो हम क्लास में डायरेक्टली प्रूफ करते हैं कि आइदर रियल पार्ट बाउंडेड और इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड या दोनों बाउंडेड। तो बेसिकली फंक्शन के रेंज में से कितने एलिमेंट आउट कर दिया आपने? अनकाउंटेबल। लेकिन पिकार्ड्स थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई एंटायर फंक्शन है तो रेंज में से मैक्सिमम एक एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो इंप्लाइज क्या है? f इज बाउंडेड। और एंटायर एंड बाउंडेड इंप्लाइज f डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? कांस्टेंट, यूजिंग पिकार्ड्स थ्योरम। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है e टू द पावर मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v बाउंडेड। तो डेफिनेटली क्या होगा? e टू द पावर मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v सम लेस देन और इक्वल टू m लिख सकते हैं। इंप्लाइज क्या हो जाएगा? मोड ऑफ u प्लस मोड ऑफ v लेस देन और इक्वल टू सम लॉग ऑफ m लिख सकता हूं। ये समथिंग k आ जाएगा। इसका मतलब मोड u प्लस मोड v बाउंडेड हो गया। मोड u मोड v बाउंडेड कब होगा? इंप्लाइज u एंड v बाउंडेड। और u और v बाउंडेड है तो अगेन पिकार्ड्स थ्योरम या इस पे आप लेबलिस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो इंप्लाइज f इज कांस्टेंट। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एंड प्रोडक्ट इज बाउंडेड। तो यहां पे कह रहा है कि u प्लस v एंड u इंटू v ये बाउंडेड है। ठीक है। इसमें और उसमें डिफरेंस है। यहां मॉडुलस वैल्यू की बात कर रहा है, वहां u और v की बात कर रहा है। ठीक है। u प्लस v बाउंडेड है तो इसको मैं नाम दे देता हूं सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा तो अल्फा, और इसको नाम दे देता हूं बीटा। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूं यहां पे, अगर मैं एक इक्वेशन कंसीडर करता हूं टी स्क्वायर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा इक्वल टू पी टी, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा। तो इंप्लाइज आपके पास यहां से u और v क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट क्या है? u प्लस v। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? u माइनस v। तो इसके सॉल्यूशंस क्या आ जाते हैं? अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा बाई 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या आएगी? जब प्लस साइन रखेंगे तो u और माइनस साइन रखेंगे तो v, या रिवर्स कर सकते हैं। यहां पे अल्फा एंड बीटा बाउंडेड है तो इंप्लाइज क्या हो गया? u एंड v क्या हो गए? बाउंडेड हो गए। क्योंकि ये क्वांटिटी अल्फा बाउंडेड है तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा का स्क्वायर रूट, ये क्वांटिटी बाउंडेड विच इज u। सिमिलरली v बाउंडेड और u और v बाउंडेड है तो अगेन f क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर। एंड फोर्थ ऑप्शन पे बात अगर करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में वो क्या कह रहा है? साइन ऑफ u प्लस v बाउंडेड। साइन ऑफ u प्लस v बाउंडेड। अब देखो u प्लस v रियल वैल्यूड फंक्शन है और साइन जब रियल वैल्यूड होता है तो वो हमेशा बाउंडेड होता है। या हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एफ जेड इक्वल टू सिंपली जेड। ये क्या है? x प्लस आइटा वाई। इसमें साइन ऑफ u प्लस v क्या आ जाएगा मेरे पास? इट इज अ साइन ऑफ x प्लस वाई। इट इज अ बाउंडेड बट इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है। तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस क्वेश्चन आईडी इज 704034। यहां पे आपको ये एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है अलोंग दिस कंटूर। तो यहां पे इसके सिंगुलर पॉइंट क्या है? z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2 पे सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब देखिए
पहले मैं इस गामा को लिख रहा हूं, गामा फाई लिखता हूं और फाई इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं 2 थीटा। क्यों पुट कर रहा हूं? उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, 2 थीटा की जगह फाई आ गया, तो e टू दी पावर आइटा फाई हो गया। और फिर फाई कहां से बिलोंग करेगा? फाई बिलोंग्स टू थीटा 0 से पाई बाई 2 है, तो फाई आ जाएगा 0 से पाई के बीच में। सेकेंड आ जाएगा 1 प्लस 2 ई टू दी पावर आइटा फाई, और यहां फाई कहां से बिलोंग करेगा? पाई से 3 पाई। तो बेसिकली पाई से स्टार्ट होके 3 पाई जाऊं या 0 से स्टार्ट होके 3 पाई जाऊं। तो बेसिकली हो क्या रहा है ये देखिए, अगर मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं z इक्वल टू मान लीजिए z इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम ई टू दी पावर आइटा 5 पिक करता हूं और 5 बिलोंग करवा रहा हूं पाई से 3 पाई के बीच में, तो इसको क्या लिख सकता हूं? z माइनस 1 मोड इक्वल टू 2, ये लिख सकता हूं। या इसको अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो ये आपका जो सर्किल है, ये कौन सा सर्किल है? y एक्सिस, x एक्सिस एंड a circle with radius 1 and center at radius is √2 और center at 1 0। तो यहां पे पॉइंट आएगा 1 0, दिस पॉइंट इज से 1 0, और ये रेडियस क्या आ जाएगी आपके पास? √2। क्लियर? तो यहां पे इस सर्किल की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखूं, तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो मैंने कहां से स्टार्ट करा? यहां से स्टार्ट करा और रोटेट हो गए वापिस यहीं चला गया। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज 5 बिलोंगिंग टू 0 टू 2 पाई लिख सकते हैं। क्लियर? 2 पाई। और थर्ड जो है e टू दी पावर आइटा 5 आ जाएगा, और यहां पे 5 क्या होगा? 3 पाई से 2 पाई। इसका मतलब क्या है? 2 पाई से 3 पाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 5 बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, क्योंकि एक सेमी सर्किल के अराउंड मूव कर रहा है। क्लियर? तो अगर मैं इस थीटा की जगह 5 रिप्लेस करता हूं तो यहां इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू से दिस इज गामा 1, दिस इज गामा 3 एंड दिस इज गामा 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन गामा 1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन गामा 2 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन गामा 3 एफ ऑफ जेड डी जेड, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे, गामा 1 गामा 2 क्या करेगा? कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। गामा 1 एंड गामा 2 कंप्लीट सर्किल। तो इसको लिख सकता हूं मैं, दिस इज इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू 1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस गामा 3 का मीनिंग क्या है? जेड माइनस 1 मोड इक्वल टू 2, तो यानी कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं मोड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 2 एफ ऑफ जेड डी जेड। अब इस पे या तो रेजिड्यू थ्योरम यूज कर दो या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो, जो आपका इंटीग्रल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मोड जेड इक्वल टू 1 पे सिंगुलर पॉइंट कौन सा है? जेड इक्वल टू 0। तो ये इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ जाएंगी अब? इट इज इक्वल टू रेजिड्यू एट जेड it is a 2 pi iota into residue at z equal to 0 of किसका आएगा? 1 अपॉन z इंटू z माइनस 2, इस फंक्शन का ये पहला इंटीग्रेशन, प्लस इसकी दोनों सिंगुलरिटी इसी रीजन के इनसाइड है, तो दोनों पॉइंट पे रेजिड्यू बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। तो इट इज a 2 pi iota रेजिड्यू z इक्वल टू 0 1 अपॉन z इंटू z माइनस 2 प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2 1 अपॉन z इंटू z माइनस 2। ठीक है, और रेजिड्यू सिंपल पोल पे रेजिड्यू कैसे लिखते हैं? रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल z इक्वल टू z नॉट
वो क्या आ जाता है, एफ ऑफ जेड, अगर जेड नॉट सिंपल पोल है, इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड। तो यहां जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे और ये जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये -1/2, तो दिस क्वांटिटी इज 2 पाई आइटा आउटसाइड में एंड दिस इज -1/2। यहाँ पे 2 पाई आइटा मैंने आउटसाइड में ले लिया, यहाँ z टेंस टू 0 पे, तो दिस क्वांटिटी इज -1/2 और यहाँ z टेंस टू 2 पे, तो ये क्वांटिटी आपके पास +1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी -पाई आइटा। दिस इज दी, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी फॉल्स हो देंगे। तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर है? एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन आईडी 704035। आपको एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है? तो हमें फाइंड करना है आई आर। वो क्या दिया हुआ है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन z² प्लस 1/z माइनस a z माइनस b dz ओवर गामा आर, और a दिया हुआ है आपको <0 लेस देन b, और ऑप्शंस में आर ए बी पे कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आई आर की वैल्यू डिसाइड करनी है कि वेदर इट इज 0 और नॉट 0। तो यहां पे देखिए सिंगुलर पॉइंट कौन है, a एंड b। सिंगुलर पॉइंट कौन है, a एंड b। अगर दोनों सिंगुलर पॉइंट इस गामा के इनसाइड आ गए तो हमें दोनों पे बेसिकली करना क्या है, रेजिड्यू। तो यहां पे 4 सिचुएशंस आएंगी, ठीक है? इफ बोथ इनसाइड, बोथ इनसाइड का मतलब ए एंड बी दोनों सिंगुलर पॉइंट आपके रीजन के इनसाइड है। सेकेंड, ए इनसाइड एंड बी आउटसाइड। A inside and B is outside, and next रिवर्स हो जाएगा, B inside and A outside। आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं, और देन फोर्थ सिचुएशन बोथ आउटसाइड। अगर दोनों सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड में हैं तो कोशी थ्योरम से दिस आई आर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0। अगर एक P इनसाइड है तो ये आपके पास आई आर क्या आ जाएगा, रेजिड्यू एट z इक्वल टू बी एफ ऑफ z। और अगर A इनसाइड है तो इट इज अ रेजिड्यू थ्योरम यूज कर रहा हूं, z इक्वल टू a एफ ऑफ z। और अगर दोनों इनसाइड है तो रेजिड्यू थ्योरम यूज करेंगे, तो वहां से आ जाएगा, इट इज रेजिड्यू एट z इक्वल टू a एफ ऑफ z प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल टू b एफ ऑफ z। ठीक है? अब फर्स्ट केस में वो क्या कह रहा है, r इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मोड a एंड b। तो यहां सिचुएशन ड्रॉ करके दिखाता हूं कि सिचुएशन क्या गिवन है आपको। ये y एक्सेस और ये x एक्सेस, और यहां पे कहीं ना कहीं मान लेते हैं b है और ये कहीं ना कहीं a है। ठीक है? जब मैं मोड a की बात करूंगा तो मोड a ये अज्यूम कर सकते हैं r इन दोनों से ग्रेटर है, तो r आपका ये होगा, तो आपका ये जो रीजन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो एक सर्किल बन जाएगा, सॉरी, जिसका रेडियस बेसिकली क्या हो जाएगा, इस टाइप का एक सर्किल बन जाएगा। तो दोनों सिंगुलर पॉइंट क्या आ जाए, सॉरी इसको थोड़ा सा पास में ले लेते हैं, से ये a है तो मोड a कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा, और r इन दोनों से ग्रेटर है तो r इज दिस वन। तो उस केस में ये आपका कुछ ऐसा सर्किल बनेगा, तो दोनों सिंगुलर पॉइंट क्या आ जाएंगे, इनसाइड। उस केस में ये वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट केस में ये क्वांटिटी रेजिड्यू एट a वो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू a सिंपल पोल है, तो इट इज a² प्लस 1 अपॉन a माइनस b प्लस रेजिड्यू एट b सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल पे रेजिड्यू कैसे लिखते हैं, लिमिट z टेंस टू b z माइनस b इंटू एफ जेड, दिस इज रेजिड्यू एट b। ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा b² प्लस 1 अपॉन b माइनस a।
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी एलसीएम आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो दिस क्वांटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। अगर आपका मोड ए इक्वल टू बी हो गया तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू -1 हो जाए और बी इक्वल टू 1 हो जाए तो उस केस में ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये क्या कह रहा है, हमेशा नॉन जीरो, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया, थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया। ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन। यहां पे कह रहा है आर लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये बी, आर इससे लेस है तो वो यहां भी हो सकता है, आर यहां भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन के लिए। इसी टाइप से मैं एक और सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। मान लेते हैं कि यहां कहीं ए पॉइंट है और यहां कहीं बी पॉइंट है। ठीक है, तो मोड ए यहां कहीं आ जाएगा, देन आर जो है वो कह रहा है कि लेस देन मैक्सिमम ऑफ दिस, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, बी। अब आर की वैल्यू, ये जो सर्किल बनेगा वो सर्किल आपका यहां भी हो सकता है जिसमें क्या आ जाए, वेट, हाँ ये सिचुएशन हो सकती है, या आपका सर्किल ये भी हो सकता है। जिसमें दोनों सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएं, बाहर हो जाएं, क्योंकि ये आर जो है इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू बी है, तो बी से लेस कितना भी लेस हो सकता है, तो दोनों सिंगुलर पॉइंट बाहर हो गए तो इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। अगर दोनों में ए सिंगुलर पॉइंट आ गया तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी। तो यहां पे वो क्या कह रहा है, आर अगर लेस देन है तो ये जीरो हो जाएगा, फॉल्स। अगर दोनों सिंगुलर पॉइंट आउट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, आई आर इज जीरो वेन एवर आर इज ग्रेटर देन मोड ए एंड लेस देन बी। अगर आर आपका, ये आपका क्या था, थर्ड सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन भी ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे। ये आपकी वाई एक्सेस आ गई, एक्स एक्सेस आ गई, ये वाई एक्सेस आ गई। अगेन ये पॉइंट पिक कर लेते हैं ए और यहां कहीं पिक कर लेते हैं बी। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो b की वैल्यू है वो r जो b से लेस है और मोड a से ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं b को यहां कहीं ड्रॉ कर लेता हूं, ये a है तो यहां पे कहीं मोड a आ जाएगा। जो सर्किल बनेगा वो कौन सा सर्किल बनेगा, अब जिसमें ये क्वांटिटी इनसाइड आ जाए और b वाला पार्ट बाहर हो जाए। तो कौन सा सिंगुलर पॉइंट इनसाइड आएगा, a, और अगर a सिंगुलर पॉइंट आए तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस बी। वो कह रहा है कि ये जीरो होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन फॉल्स हो गया, तो आंसर इज ओनली थर्ड ऑप्शन। तो मैंने ए टू जेड सारा डिटेल डिस्कस किया। आप एग्जाम में करना है तो ए और बी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चार ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, 3 डेफिनेटली डिस्कार्ड हो जाएंगे, 4th सॉल्व करना है। हाँ जी, दिस क्वेश्चन इज 704036, क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन में आपको सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए एक वैल्यू दी हुई है सच दैट 0 इज लेस देन मोड ऑफ ए लेस देन 1, और हर ऑप्शन में आपको एक क्वांटिटी है 1 माइनस ए बार जेड, और दूसरी क्वांटिटी आपको इसका मोड, और दूसरी क्वांटिटी है z माइनस ए। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करा गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए बार जेड इंटू 1 माइनस ए जेड बार। इसी टाइप से जेड माइनस ए स्क्वायर ओपन आउट कर लेते हैं,
तो ये आ जाएगा z माइनस ए और ये आ जाएगा z बार माइनस ए बार। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 1 माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड और प्लस मोड ए स्क्वेयर इनटू मोड जेड स्क्वेयर। ये आ जाएगा ए बार जेड बार। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मोड जेड स्क्वेयर माइनस साइन ए बार जेड माइनस साइन ए जेड बार एंड देन प्लस साइन के साथ मोड ए स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मोड ऑफ जेड माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस 1 माइनस ए बार जेड होल स्क्वेयर। ये अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए ये क्वांटिटी विद माइनस साइन, ये क्वांटिटी विद माइनस साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मोड ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 1 एंड माइनस मोड ऑफ ए स्क्वेयर मोड ऑफ जेड स्क्वेयर। यहां से मोड ऑफ ए स्क्वेयर कॉमन आउट ले लेते हैं तो मोड ऑफ ए स्क्वेयर कॉमन आउट आ गया। उसके बाद ये क्या बचा 1 माइनस मोड जेड स्क्वेयर और ये क्या बचा आपके पास माइनस साइन के साथ 1 माइनस मोड जेड स्क्वेयर। और इसको मैं क्या ले सकता हूं मोड ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 1 माइनस मोड ऑफ जेड स्क्वेयर। मोड ऑफ ए 1 से लेस है तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी लेस देन 0। क्लियर? अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन, अगर मोड ऑफ जेड लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है मोड ऑफ जेड स्क्वायर लेस देन 1 इंप्लाइज 1 माइनस मोड जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा जब ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर हो जाए। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा z माइनस ए लेस देन 1 माइनस ए बार z। पहला स्टेटमेंट रिवर्स दिया हुआ है उसने। ठीक है, 1 माइनस ए जेड वो रिवर्स, क्योंकि तो ये क्वांटिटी लेस देन तो ये इस साइड चला जाएगा तो लेस देन आएगा। क्लियर? सेकंड में वो कह रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये कभी 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा। और अगर ये 0 हो गया तो मोड जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो सेकेंड ऑप्शन यहां से ट्रू हो गया। और सिंगल क्रैक क्वेश्चन है तो बी ऑप्शन ट्रू होते ही बाकी ऑप्शन एग्जाम में बैठ के नहीं करने, घर पे आप कर सकते हैं। सी ऑप्शन में मोड जेड इक्वल टू 1, मोड जेड इक्वल टू 1 रखा तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, ये क्वांटिटी 0 होगी तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो सी आपका फॉल्स हो गया। डी में कह रहा है कि ये वैल्यू इससे लेस है, ये वाली वैल्यू इससे लेस है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना होगा। ये पॉजिटिव कब आएगा जब ये क्वांटिटी लेस देन 0 होगी। ये लेस देन 0 कब होगी जब मोड जेड क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1। तो बस इसी इनइक्वालिटी को कंपेयर करना है तो डी ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका आंसर सिर्फ क्या बचा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आईडी है 704079, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेसिकली। f इज एंटायर फंक्शन, f इज एंटायर फंक्शन सच दैट आपको क्या दिया हुआ है मोड ऑफ f ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2024 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। तो बेसिकली डायरेक्ट जो पिकार्ड्स थ्योरम है या लिवलेस थ्योरम है उससे हम प्रूफ करते हैं कि एंटायर फंक्शन का रेंज जो होता है वो सी में टेंस होता है। सेकंड, पिकार्ड्स थ्योरम गारंटी देती है कि एवरी एंटायर फंक्शन कैन ओमिट एट मोस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम इट्स रेंज। एंड अगर इन दोनों की हेल्प से हम प्रूफ करते हैं कि f अगर एंटायर है, जब भी आपको मोड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो देन मोड ऑफ एफ जेड जो होगा इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ मोड ऑफ एफ जेड वो क्या होगा आइदर क्लोज इंटरवल 0 to infinity और
ओपन 0 टू इंफिनिटी, प्रोवाइडेड एफ क्या है, नॉन कांस्टेंट। तो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन में मॉडुलस वैल्यू ये वैल्यू अटेंड करती है। यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एंटायर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस है। तो इसका मतलब क्या है, रेंज ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड जो होगा वो सबसेट ऑफ 2024 टू इंफिनिटी होगा। इससे पहले की टर्म नहीं आएंगी। ये कब हो सकता है, जब एफ आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो यहां डायरेक्टली एफ जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, बट इट कैन बी एनीथिंग। एफ जेड इक्वल टू 2025 ले लो, एफ जेड इक्वल टू 2026 ले लो, इससे ग्रेटर और इक्वल। तो यहां 2024 की गारंटी नहीं है। एफ इज अ कांस्टेंट ट्रू है, और कांस्टेंट फंक्शन है तो इंजेक्टिव कभी नहीं होगा, और कांस्टेंट फंक्शन है तो सर्जेक्टिव कभी नहीं होगा। तो आपका जो स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको यहां एफ जेड एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज 1/z साइन 1/z, और जी जेड एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज साइन ऑफ जेड इंटू एफ जेड, या एफ जेड इंटू साइन जेड, मैटर नहीं करेगा किस फॉर्म में लिखूं। हमें पूछा हुआ कि एट 0 किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं 1/z, और यह आ जाएगा 1/z माइनस 1/z क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जब मैं इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखूंगा अबाउट 0 तो यही आएगा, और इस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स। इंप्लाइज, डायरेक्टली इंप्लाई क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी किसकी, ऑफ एफ जेड। ठीक, अब अगर इसको देखना है तो इसका एक्सपेंशन ऑलरेडी नोन है, इसका एक्सपेंशन डायरेक्टली प्रोडक्ट करके भी आप देख सकते हैं। दूसरा मेथड, इसकी लिमिट फाइंड कर लीजिए। जैसे अगर मैं लिमिट z टेंस टू 0 की बात करता हूं, जी जेड एक मेथड है, इसका एक्सपेंशन करेंगे, वो भी आप ऐसे करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, z माइनस 1/z क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटू 1/z स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू z टू द पावर 5 प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू z टू द पावर 4 एंड z टू द पावर 6 एंड सो ऑन। जब मैं इस फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1/z की टर्म आएगी। जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/z टू द पावर 5 टर्म आएगी, और इसके अलावा 1/z टू की पावर 5 टर्म यहां से आएगी। जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये कभी कैंसिल आउट नहीं होगी। अगेन जब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/z टू द पावर 7 की टर्म आएगी, और यहां से 1/z टू द पावर 7 ये टर्म आएगी, और एक ये टर्म आएगी। यहां 1/5 फैक्टोरियल है, यहां 1/3 फैक्टोरियल है, आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इसके एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में भी कितनी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट। दूसरा मेथड क्या है, आप एक कर्व पिक कर लो या एक सीक्वेंस पिक कर लो, Zn इक्वल टू 1/n पाई, और दूसरा सीक्वेंस पिक कर लो un इज इक्वल टू 1/n पाई प्लस π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पिक कर लो, इवन मल्टीपल π/2 पिक कर लो। उस केस में एक साइड ये फंक्शन 0 पे चला जाएगा, दूसरी साइड ये फंक्शन 1 पे चला जाएगा, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट 0 के नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट फॉर्म यूज करके आप ये बता सकते हैं कि इसके पास 0 पे एसेंशियल सिंगुलरिटी है, या एक्सपेंशन से भी बता सकते हैं। तो f हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट 0, g हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट 0, तो डेफिनेटली सी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है।
तो दिस क्वेश्चन इज 704081 क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर दैट पावर सीरीज डिफाइन एन एंटायर फंक्शन। तो अगर मेरे पास इफ एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ए एन जेड टू द पावर एन, ये सीरीज हो जाए और एफ एंटायर हो जाए, ये कब होगा, इफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ROC ऑफ समीशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड टू द पावर n इज इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहां इंफॉर्मेशन क्या यूज हो रही है इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास कोई भी एक पावर सीरीज है समीशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z टू ए एन जेड टू द पावर n, ठीक है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है एट z नॉट, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है एट z नॉट, तो इंप्लाइज दिस सीरीज समीशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड टू द पावर n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल z सच दैट मोड ऑफ z लेस देन मोड ऑफ z नॉट। ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी इस रीजन में। एंड जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगा ROC R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z नॉट, क्योंकि इस वैल्यू से लेस वैल्यू पे हमेशा ये कन्वर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट होने के लिए इसके बाहर कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट हो सकता। अब आते हैं इस कंसेप्ट का ऑप्शन पे कैसे यूज करूं। वो कह रहा है कि पावर सीरीज कन्वर्जेंट फॉर एवरी z। अगर पावर सीरीज हर z के लिए कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली इस पावर सीरीज का ROC क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और RC इन्फिनिटी हो गया तो दिस इज अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस FZ, और FZ क्या हो जाएगा, एंटायर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड, पावर सीरीज कन्वर्जेंट फॉर एवरी z बिलोंग्स टू R। तो अगर z इक्वल टू 1 रखेंगे, z इक्वल टू 2 रखेंगे, z इक्वल टू 3 रखेंगे एंड सो ऑन, इन सब पे ये कन्वर्जेंट है, हर रियल नंबर पे कन्वर्जेंट है तो इन सब पे भी कन्वर्जेंट है। यहां से मैं क्या लिखूंगा, जो r की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां से r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहां से r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इसको मैं कहां ले जा सकता हूं, इन्फिनिटी पे, तो इंप्लाइज r कहां क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो ट्रू। यहां पे देखिए z बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, z बिलोंग्स टू 2 टू द पावर n विद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है। अगर z इस रेंज में बिलोंग कर रहा है और ये सीक्वेंस कहां जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो सेम लॉजिक से z इक्वल टू 2 रखेंगे तो ROC 2 या 2 से ग्रेटर, z इक्वल टू 4 रखेंगे तो ROC 4 या 4 से ग्रेटर एंड सो ऑन। तो इस केस में भी ROC मेरा पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन यहां पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है 1/n टू द पावर n, n टेंस टू 0 पे जा रहा है, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या पिक कर सकता हूं, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसकी बात कर रहा हूं, z बिलोंग्स टू 1/n टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पे z इक्वल टू 1 रख सकता हूं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1, उस पे ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ROC 1 या 1 से ग्रेटर होगी लेकिन पूरे C पे नहीं होगी। तो एक ऐसी सीरीज बना लो जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 है, वो क्या बना सकते हैं हम, समीशन z टू द पावर n, n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/z माइनस 1। ठीक है, ये एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1/1 माइनस z बेसिकली। ठीक है, यहां आप कोई भी z यहां से पिक करोगे क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1 है, तो कोई भी z पिक करोगे उस z पे ये हमेशा कन्वर्जेंट होगी। या एक ऐसी सीरीज बना लो जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 2 आ जाए। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, आप एक फंक्शन पिक कर लीजिए, कैसा, 1/z माइनस 2, इसका एक एक्सपेंशन लिख लीजिए, रेडियस ऑफ सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, z इक्वल टू 0 के नेबरहुड में।
z इक्वल टू 0 के नेबरहुड में इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, z माइनस 2 को u पुट कर दीजिए तो इंप्लाइज z इक्वल टू u प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 अपॉन u की फॉर्म, सॉरी इसको आप ऐसे लिखिए 1 अपॉन 2 कॉमन आउट लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉमन आउट लीजिए 1 अपॉन z बाई 2, सॉरी वेट 0 के नेबरहुड में करना है तो 1 अपॉन z कॉमन आउट लीजिए 1 माइनस 2 बाई z लिखेंगे, देन इस पे बाइनोमियल लगा दीजिए 1 अपॉन z इंटू 1 माइनस 2 बाई z इनवर्स, इसको एक्सपेंड कर दीजिए 0 के नेबरहुड में एक्सपेंशन आ जाएगा आपका। लेकिन इसका आरओसी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा क्योंकि नियरेस्ट सिंगुलरिटी 2 है। ये फंक्शन आपका एंटायर फंक्शन नहीं होगा लेकिन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो डी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। तो ये कंसेप्ट यूज करोगे डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन आईडी 704082, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको f एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, f इज एंटायर फंक्शन सच दैट फॉर एवरी k बिलोंग्स टू z, मैं इसको डायरेक्टली ये लिख सकता हूं k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया हुआ है और इंटीजर दिया हुआ है। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सेट विच इज xk सच दैट, आपको उसने दे दिया f ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन k फॉर ऑल z बिलोंग्स टू xk। ये आपको एंटायर फंक्शन दिया हुआ है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, हमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये देखना है। पहला कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट एक्स सच दैट fz इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। सेकंड कह रहा है कि देयर इज नॉन एम्प्टी क्लोज x सच दैट इट इज 0 ऑन दिस सेट। वो कह रहा है कि x के अनबाउंडेड होगा फॉर ईच के। और डी कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट बाउंडेड सीक्वेंस जेड के सच दैट जेड के बिलोंग्स टू एक्स के, एंड अगर कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा सच दैट जेड के बिलोंग्स टू एक्स के फॉर ईच के, तो एफ के पास 0 मिलेगा। अब ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में क्या बता रही है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे k इक्वल टू 1 रखा, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x1, कैसा सेट, इनफाइनाइट, सच दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू x1 f ऑफ z मेरे पास क्या होगा 1, यानी कि मेरा ये जो एंटायर फंक्शन है वो 1 को इनफाइनाइट टाइम अटेंड करेगा। सिमिलरली k इक्वल टू 2 रखेंगे तो देयर एग्जिस्ट x2 विद दिस कंडीशन सच दैट fz इक्वल टू 1/2। तो यानी कि एंटायर फंक्शन ऐसा मिलना चाहिए जो 1 को इनफाइनाइट टाइम अटेंड करे, 1/2 को इनफाइनाइट टाइम अटेंड करे, 1/3 को इनफाइनाइट टाइम अटेंड करे। तो अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो अपनी वैल्यूज को इनफाइनाइट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे सिंपल फंक्शन fz इक्वल टू e टू द पावर z, अगर मैं इसको इक्वल टू 1/k रखूंगा तो इसके पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। के पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, दे हैव इट हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, e टू द पावर z इक्वल टू k, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखेंगे। ये हम थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो थ्योरी लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये फंक्शन कंसीडर करता हूं तो फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट z such that e to the power z equal to 1 upon k। तो ये मेरा ये जो इनफाइनाइट z मिल रहे हैं उनको क्या नाम दे दो, xk। आपका फंक्शन ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन f ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर z नेवर 0 फॉर ऑल z। तो आपका पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं तो 0 होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि xk जो है वो अनबाउंडेड होना चाहिए। आते हैं इस पे।
हमें अगेन इंफॉर्मेशन पे आ रहा हूं, एफ एंटायर दिया हुआ है एंड फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट, मैं इसको लिख रहा हूं इनफाइनाइट एक्स के, इनफाइनाइट सेट एक्स के, such that for every z belongs to xk fz मेरा 1/k है। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि if some xn is bounded, अगर कोई भी एक xn बाउंडेड हो गया, implies xn has a limit point, क्योंकि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम सीक्वेंस से zm, लिमिट पॉइंट है तो देयर इज अ सीक्वेंस zm बिलोंग्स टू xn सच दैट ये zm जो होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा किसी ना किसी z0 पे, ठीक है। लेकिन xn पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/n, तो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो f ऑफ zm होगा वो इक्वल टू 1/n होगा। ये मैं m और n डिफरेंट नोटेशन ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ डिफाइन अ फंक्शन gz इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c एंड hz, तो ये बेसिकली मैंने कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करा, कोई एक n एग्जिस्ट कर गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन लिया, n वेरी नहीं कर रहा है। hz डिफाइन करेंगे विच इज fz माइनस gz, देन ये जो होगा वो डेफिनेटली एंटायर होगा। h एट zm की अगर बात करूंगा तो इट इज f ऑफ zm माइनस 1/n, वो क्या होगा 0 फॉर ऑल zm। और मेरा zm कहां जा रहा है, zm कन्वर्जेस टू z0 बिलोंग्स टू c, तो मेरे पास h के पास जीरोस का एक सीक्वेंस मिल गया जो c में कन्वर्ज कर रहा है। बाय आइडेंटिटी थ्योरम hz इज 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c implies fz is equal to gz is equal to 1/n for all z belongs to c। बट ये जो fz है वो 1 वैल्यू भी अटेंड कर रहा है, 1/2 वैल्यू भी अटेंड कर रहा है, 1/3 वैल्यू भी अटेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट तो है नहीं, इट इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेरा कोई भी xn बाउंडेड नहीं हो सकता, तो ये आपका सी ऑप्शन ट्रू हो गया, एवरी एक्स के इज अनबाउंडेड। डी ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सीक्वेंस, बस डी ऑप्शन यहीं से हो जाएगा। अगर कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गया zm, उसको नाम दे देंगे zm, और अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा, तो इसका एक सब सीक्वेंस बना लो, वो कहां जाएगा z0 पे, बाकी सेम प्रोसेस कर लो, तो फंक्शन फिर क्या प्रूफ हो जाएगा कांस्टेंट। यहां क्या कह रहा है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सीक्वेंस, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सीक्वेंस सच दैट zk बिलोंग्स टू xk फॉर ईच की, यानी कि z1 x1 में आ रहा है, z2 x2 में आ रहा है, z3 x3 में आ रहा है, एक बाउंडेड सीक्वेंस मिल जाए जिसकी टर्म्स फर्स्ट टर्म x1 में आएगी, सेकेंड टर्म x2 में आएगी, थर्ड टर्म x3 में आएगी, तो क्या होगा। तो फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि इफ देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सीक्वेंस से zk such that zk belongs to xk for each k, तो सीक्वेंस बाउंडेड है तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट znk सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू सम z0, बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट और लिमिट पॉइंट है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। इंप्लाइज
एफ एंटायर है तो एफ ऑफ जेड एन के कन्वर्जेस टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट, और ये जेड नॉट डेफिनेटली कहां से आएगा, सी से। और एफ ऑफ जेड एन के वो किसके इक्वल है, 1/n के, कहां कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ जेड नॉट पे, बट ये क्वांटिटी कहां जा रही है, 0 पे, तो इंप्लाइज मेरा एफ ऑफ जेड नॉट क्या हो जाएगा, 0। यही उसने कहा है कि अगर आपका फंक्शन एक बाउंडेड सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गया such that zk belongs to xk for each k then f has a 0, फंक्शन के पास 0 मिलेगा। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये z नॉट पे 0, तो डी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेगमेंट में देखिए 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें से पहले 7 क्वेश्चन बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो लॉजिकली कैलकुलेटिवली कंपेरिज करेंगे तो बाकी सारे लेवल्स को, तो एक टफ क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया। अदरवाइज बाकी 7 क्वेश्चन एक सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन है। और कॉम्प्लेक्स का पेपर किसी भी साल का उठा के देख लो, 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 4 सिंगल चॉइस, 4 मल्टीपल चॉइस, और इन 8 क्वेश्चंस में से ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट हो सकते हैं आराम से, अगर आपने एक लॉजिकल सिस्टमेटिकल थ्योरी पढ़ा हुआ है। 100% अटेम्प्ट एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। अगर 6 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा एफर्ट करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से जीआरएफ हो सकता है आपका, ठीक है। थैंक यू।